बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह, लंदन तहलका से। मेरे हजारों लाखों पूरी दुनिया में चाहने वाले जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो हमें रोजाना सुनते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो हस्बे दस्तूर 6 बजे जो शुरू होता है हमारा लाइव प्रोग्राम। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमें देख रहे हैं मेरे बहन भाई, दियारे गैर में, ओवरसीज पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में। तो आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक मुख्तसर सी एक कहानी होती है वो भी हम बयान करेंगे। तो उसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। आज हमारे साथ आदिल अंसारी साहब हैं, यूएसए अमेरिका से, वाशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारे चीफ गेस्ट है, मरूफ बिजनेसमैन है और इंटरनेशनल तजिया निगार है। और उनके साथ हस्ब दस्तूर जो हमारे साथ मौजूद होते हैं वो भी तजिया निगार हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी इकबाल खालिद साहब। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले इंट्रो। एक आदमी को कहीं से पुरानी बंदूक मिली तो वो शिकार करने जंगल चला गया। वहां उसे एक रीछ नजर आया तो फौरन बंदूक से निशाना लेकर गोली चला दी। बंदूक पुरानी थी, धुआं सा निकला और चारों तरफ फैल गया। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो उस आदमी ने रीछ को अपने पीछे खड़ा हुआ देखा। आदमी फौरन उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लग गया। रीछ ने कहा कि एक शर्त पर माफी करूंगा और वो ये है कि तुम मुझे दोबारा जंगल में कभी नजर ना आओ। आदमी ने सोचा जंगल में कोई तीसरा मौजूद नहीं है, जान बचा ली जाए। चुनांचे वो मान गया। रीछ ने उसे कहा कि उसके साथ वादा किया और फिर एक तरफ चल दिया। आदमी का गुस्से से इस वक्त बहुत बुरा हाल था। उसने कहा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया कि मैंने एक जानवर के आगे माफी मांग लिया। उसने एक मरतबा फिर बंदूक उठाई और रीछ पर फायर कर दिया। फिर वही पहले की तरह धुआं सा निकला और रीछ जो है वो जिंदा सलामत उसके सर पे आन पहुंचा। एक मरतबा फिर आदमी ने रीछ के पांव पकड़कर माफी मांगी और आदमी की जान बख्शी की। तो उसे एक मरतबा फिर गुस्सा आया कि एक जानवर उसकी मुफ्त में 2 मरतबा माफी मांग चुका है। उसने फिर बंदूक तानी, फायर किया। एक मरतबा फिर धुआं सा निकला। चंद लम्हों बाद धुआं छटा तो रीछ उसके साथ पर दोबारा खड़ा था और उससे घूर रहा था। थोड़ी देर तक घूरने के बाद रीछ ने उस आदमी से पूछा, तुम जंगल में शिकार करने आए हो या बार बार माफी मांगने? तो मियां साहब ने अक्टूबर 99 में रीछ का शिकार करने की कोशिश की। नाकाम होकर रीछ से माफी मांगकर वो जद्दा चले गए। फिर मिन्नत तरले करके 2007 में वापस आए। तीसरी दफा हुकूमत संभाली तो फिर रीछ का शिकार करने की कोशिश की। इस मर्तबा नाहल होकर जेल गए। फिर रीछ की मिन्नत समाजत करके उनसे माफी तलाफी करवाई और लंदन आ गए। अब मियां साहब तीसरी मर्तबा फिर रीछ का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकार का असल में बहाना है और फौज निशाना है। असल में मियां साहब को जमहूरियत का बुखार चढ़ जाता है और वो इस तनाव में फौजी टोले से जो है वो टक्कर ले बैठते हैं। तो ये थी हमारी वो मुख्तसर सी कहानी जो हमने बयान की। तो इस वक्त हम आप दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की असम्बलियां, जिनके नुमाइंदे या तो पूरी दुनिया भर में जैसे होते हैं नुमाइंदे चुने जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो आवाम की करने वाले हैं वो या तो जागीरदार होते हैं या तो फिर कामयाब बिजनेसमैन जो कि सियासतदानों के रूप में मौजूद है। इन पर फौज का इदारा भी इनके ऊपर मौजूद है। इन तीन तबके का इत्तेहाद है। हर हुकूमत आते कोई लॉलीपॉप दे दिया जाता है और ये लॉलीपॉप जो है अवाम जो है वो ले लेती है। इन तीन तबके का इत्तेहाद इस वक्त भी मौजूद है। कोई लॉलीपॉप जो है इनको दिया गया है। मौजूदा हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आते ही करप्शन का मुकाओ का एक नारा लगाया। इलेक्शन जीता, हुकूमत बनाई, मगर आज तक इन करप्ट अफराद से पैसा नहीं निकलवाया। इस वक्त भी महंगाई, बेरोजगारी, जखीरा अंदोजी जो है उरूज पे है। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे मेहमान मेरे साथ हैं, मेरे शरीक गुफ्तगू हैं। मैं चाहूंगा कि उनके साथ शुरू करें। तो सबसे पहले आदिल अंसारी साहब, मैं आपसे आता हूं आपके पास। तो आप बताएं कि कल की तकरीर के बाद माहौल पैदा हुआ है, क्या नवाज शरीफ और फौज जो है वो आमने सामने आ चुकी है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नजर क्या बता रही है? देखिए, पाकिस्तान में जो लोग सियासतदान हैं, जो अभी APEC इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है,
ये सब पहले फौज ही इनको लेके आई थी। जी ज़ियाउल हक के दौर में नवाज शरीफ साहब आए, और अगर आप चले जाएं 1958 में जुल्फ़ाकार अली भुट्टो, उनको भी फौज ही लेके आई थी। जी पहले ये फौज के मिन्नत समाजत करते हैं और वो सियासत में आते हैं, और उसके बाद ये फौज के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। बासियत नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और तीनों दफ़ा वो फौज की मदद से ही आए हैं, और आईजीआई जो बनी थी उसके अंदर भी फौज ने ही उनकी मदद की थी। अब जनरल मुशर्रफ जो थे, जब 99 में जनरल मुशर्रफ को जब बनाया गया जनरल, तो 4 जनरलों को हटा के जनरल मुशर्रफ को बनाया गया। जी उसके बाद कोई भी जनरल जो है वो अपनी फौज की और मुल्क की सिक्योरिटी को देखते हुए पॉलिसी बनाता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हाँ वो किसी भी मकाम फिक्र का हो। उसके बाद इनको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए मुशर्रफ से, और उनको हटा के ये एक जो साबका डीजी ISI थे उनको ये बनाने लगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और पाकिस्तान की देखें, मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, ठीक है ना। रियासत जो है, सियासत, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रियासत से खिलवाड़ा जो है वो हमारे सियासतदान कर रहे हैं। जी पहले ये फौज के साथ मिल के आ जाते हैं, और उसके बाद ये फौज की जब हुकूमत में नहीं होते तो फौज के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। बहैसियत कोई जर्नल अगर करप्शन में इन्वॉल्व है, मैं मानता हूँ अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, आप उसको निशाना बनाएं, उसका नाम लें आप कि फलां जर्नल ने ये ज्यादती की है और ये गलत किया है, तो मैं ठीक है। करप्शन जो है वो असल बुनियादी जड़ है। और जब फौज के जनरल मुशर्रफ ने इनका 99 में तख्ता पलटा और वो आ गए, उसके बाद इन्होंने सारी जमातों ने थोड़े दिनों बाद फिर वो शुरू कर दी जो जिसको ही कहते हैं मिसाख जमहूरियत। वो मिसाख जमहूरियत नहीं थी, वो मजाक जमहूरियत थी, ठीक है। जब इनके अपने मतलब होते हैं जमहूरियत, तो अगर पहली बात तो ये कि जमहूरियत पहले ये अपनी पार्टी में लेके आए ना, ठीक है। मारूसी सियासत तो पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है, भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर आ गई, उनके बेटा आ गया, तो ये पहले तो अपनी पार्टी में फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी को हाईजैक किया हुआ इन लोगों ने। अब इसी तरह आप नवाज शरीफ पे आ जाएं, नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ चेयरमैन बनेंगे। वो राजा जफरुल हक भी तो सीनियर हैं, उनको चेयरमैन क्यों नहीं बनाते? नाहियात तो वो तो नाहियात नाहल हो चुके हैं अब तो जी, वो तो ताहियात नाहल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है खुद बनते हैं। अगर डेमोक्रेसी की बात है तो अपनी हाँ पार्टी में डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी तो लेके ये आए ना पार्टी पहले। में किसी और को भी होता दिया जाए, आगे लाया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के इलेक्शन हो, सियासतदान अगर नहीं जिस सबक तरह दे सकते जी जिस तरह दुनिया के सिविलाइज मुल्क में होता है, जो भी पार्टी, जिस तरह अमेरिका की मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है। जो डेमोक्रेट का DNC का और चेयरमैन है वो खुद नहीं खड़ा होता है सदर के नहीं या किसी अहदे की नहीं है। जो रिपब्लिकन RNC का वो है, वो खुद नहीं खड़ा होता है, वो नॉमिनेट करते हैं लोगों को। वो जो पार्टी डिसीजन होता है वो कर रही होती है। यहाँ पे हर डिसीजन जो है ना, या तो बिलावल भुट्टो कर रहे होंगे, या जरदारी कर रहे होंगे, या नवाज शरीफ कर रहे होंगे, ठीक है। तो मुल्क से तो किसी को मोहब्बत नहीं है। अब आप आ जाए करप्शन पे। अगर किसी इंडिविजुअल ने करप्शन की है, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मुल्क के मफाद में नहीं है, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब ये कहते हैं जी हमारी अकाउंटेबिलिटी ना करें। जब इनका अकाउंटेबिलिटी करें, पाकिस्तान के अंदर सानिया ये है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी करें तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जब ये हुकूमत में है तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी। ये कहते हैं जमहूरियत सही चल रही है, हर कुछ ठीक है। जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने सोशल मीडिया पाबंदी क्यों लगवाने की कोशिश की? आज ये कहते हैं सोशल मीडिया पे पाबंदी ना लगाएं, ठीक है। कहाँ की जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर? अब आप आ जाएं करप्ट जर्नलों पे, ठीक है। अब आप करप्ट जर्नलों की बात कर लें। नवाज शरीफ की ग्रेवेंसीज हैं मुशर्रफ से, कियानी से क्यों नहीं है?
ठीक है, कियानी ने भी तो करप्शन की है, जरा उसके ऊपर भी तो आ जाए लाइन पे, क्योंकि कियानी ने 2013 के इलेक्शन में 5 बजे इनको जाके मुबारकबाद दे दी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। इलेक्शन वाज रिग्ड। जी ठीक है, अब फौजी जर्नलों को ये चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें वो इंटरफेरेंस ना करें, अलग रहें जी उससे। जी पॉलिटिकल सिस्टम अलग है और जो है पाकिस्तान आर्मी अलग है। उनका जी पाकिस्तान फौज का काम है कि उसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखें। जी ठीक है, ना किसी जर्नल को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और ना पॉलिटिकल पार्टी वाले को किसी जर्नल से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक जी है, और दूसरी बात यह है कि जो है जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम अभी चल रहा है, जी अब पहले मैंने मुशर्रफ की मिसाल दी, फिर 2013 में जब कियानी रिटायर हो रहे थे, 4 जी जनरलों को हटा के शरीफ को इन्होंने वो जनरल बना दिया। क्या वो जी डेमोक्रेसी? जो 4 जनरल थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने सर्व किया है, उनका भी हक है कि उनको भी मिले जनरल, भले 2 दिन के लिए बनाए, भले 1 दिन के लिए बनाए, 40 साल सर्विस करते हैं वो, और एंड पे जो है ना उनको जनरल नहीं बनाया जाता। जनरल जब भी बने, जिसका टर्नओवर हो वो जनरल बने, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए सिस्टम को। जो पाकिस्तानी इंटायर सिस्टम इज करप्ट एंड सिस्टम हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड व्हिच इज रॉन्ग। अब आप आ जाए कि डिलीवर क्या किया सियासी लोगों ने। जी पहले उनके ऊपर आ जाऊँ, जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत का जो झंडा उठाया हुआ जिन्होंने, मैं उन पे आ जाता हूँ। इनसे ये पूछें कि इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के हक में हो। जी नवाज शरीफ के कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इनके पास फॉरेन अफेयर्स की? कोई नहीं है। इनकी पर्सनल अफेयर्स की पॉलिसीज हैं कि फलां ये है, फलां वो है। ये आके मेरे से डिबेट करें, आके ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने एपीसी की है एक तरफ आ जाएं और मुझे बुला लें, मैं इनसे सवालात करता हूं, मेरे सवालात के जवाब दें। ठीक है, ये अपने जाती सवालात नहीं है मेरे, ये मुल्क के मफाद के सवालात हैं और आवाम के मफाद के सवालात हैं। ठीक है, ठीक। फिर इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए भाई को भाई से लड़वाया, मुल्क के अंदर जो है ना असबियत फैलाई, लासानियत फैलाई, किसी को शिया, किसी को सुन्नी, किसी को वहाबी, किसी को फलां, आपस में ये सारे फतवे दिए गए सियासतदानों की तरफ से, ये सारे फतवे दिए गए हैं सियासतदानों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से ये फतवे दिए जाते हैं। जी हाँ, ये सारे सियासतदान अपने मफाद के लिए इलाकाई बेस पे इन्होंने तंजीमें बना के, और जहाँ इनका मफाद होता है ये करा देते हैं झगड़ा। कहीं पे पंजाबी, कहीं पे सिंधी, कहीं पे बलूची, कहीं पे पठान, कहीं पे सिंधी, कहीं पे सराइकी। ज्यादती तो सबके साथ हो रही है भाई, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हो, सारे ही पिस रहे हैं गरीब। सिर्फ 20,000 जो कंट्रोबंद हैं, जो गुंडे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जाली जमहूरियत बनाई हुई है, कब्जा किया हुआ है, वो करप्ट है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में करप्ट जर्नलों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो इनके साथ मिलके जो है इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो कल नवाज शरीफ ने शुरू कर दी है पहल, नवाज शरीफ ने तो नारा लगा दी है जी। के बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ ने कल जनरल बाजवा जो सी पैक के चेयरमैन हैं उनके बारे में कह दिया है कि उनके बारे में काफी सारे लाइव जो है गुफ्तगू की गई। उन्होंने बताया कि ये दखल अंदाजी करते रहे बलूचिस्तान में भी, और उन्होंने तो निशानदाही कर दी है जनरल की। नवाज शरीफ ने निशानदेही की है? ये सी पैक में मुलव्वस थे, ये जो सी पैक के चेयरमैन हैं जनरल बाजवा साहब, उन पे सवाल उठाए गए हैं ना। जी, अब जब वो जनरल बाजवा साहब ऑन ड्यूटी थे 2014 में 14 के अंदर, तो उस वक्त नवाज शरीफ को ख्याल नहीं आया था, और जब इनको सीपैक का चेयरमैन बनाया जा रहा था तो नवाज शरीफ साहब खुद आगे थे। जी जी जी। और फिर उसके बाद अभी अगर जनरल मैं 2 बाजवा मैं क्लियर करता चलूं, जो बाजवा आप बात कर रहे हैं आसिम की, अगर वो जनरल आसिम की वो बात कर रहे हैं तो अभी सीपैक में उनको तकलीफ हो रही है नवाज शरीफ साहब को। अगर जनरल आसिम ने कोई भी करप्शन की है उसको सामने लाया जाए, ठीक है, मैं मानता हूं अगर कोई जाती करप्शन की है, किसी भी जनरल ने की हो, मैं एक उन्हीं का कोई भी है, फर्द वाहिद कोई भी जनरल है, उसको कौम के सामने आना चाहिए। अगर पिज्जा स्टोर
उसके बच्चों ने खोला हुआ है या उसकी बीवी ने खोला हुआ है या भाइयों ने खोला हुआ है, तो वो अकाउंटेबल हैं। जी अब उसमें ये मनी ट्रेल मुझे बताई जाए कि जनरल आसिम बाजवा ने करप्शन कहाँ किए और पाकिस्तान से पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, उसकी मनी ट्रेल दी जाए। जिस तरह के आरिफ नकवी जो कि नवाज शरीफ के भी पसे पर्दा और दस्ते वॉल मसद थे। स्ट्रीट जर्नल ने पूरा आर्टिकल लिखा है, पार्टनर हैं, जी जी जो कि लंदन में गिरफ्तार भी हुए हैं, ठीक है। उनके एक ट्रेल है, वो पकड़े गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको पकड़ा है, उनको पाबंद किया हुआ है कि वो लंदन छोड़ नहीं सकते, उनको जो है ना वो ट्रैकर लगा के रखा हुआ है लंदन में, तो उनके जी लिंक है नवाज शरीफ से। इस तरह कोई आसिम बाजवा के लिंक अगर हैं तो वो मंजर आम पे लेके आए, मैं उनका साथ देता हूँ। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जनरल आसिम को, ना मैं किसी जनरल को डिफेंड कर रहा। गलतियां जनरल की भी हैं, वो क्यों पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्यों मिलते हैं। अभी जो एपीसी हुई है, अब आपका क्या ख्याल है कि एपीसी में नवाज शरीफ अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं? नहीं, मैं खुल के कहता हूँ, किससे मैं खुल के दिलवाया कहता गया? हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। जी, किसके कहने पर बयान दिया है ये नवाज फौज शरीफ के ने अंदर एपीसी में से ये इनको जो बातें सपोर्ट की है। हैं, ये किसके कहने पे की हैं? किसके कहने पे बयान नहीं, ये फौज के अंदर से ही लोग उनको कह रहे हैं कि करो, फौज को बदनाम करो। एक ग्रुप, फौज के अंदर भी ग्रुपिंग है, तो वो एक ग्रुप कहता है अब ये रिटायर हो गया तो उसको बदनाम करो, आसिम को। ठीक है, आसिम तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, इज नॉट माई रिलेटिव, ठीक है। जी तो लेकिन बात यह है कि इदारों को क्यों बदनाम करो, किसी ने जाति की है, उसको पकड़ो, उसको लेके आओ कोर्ट के अंदर। आप वहां जी पर जहां पर आप वो हैं, लंदन में हैं, लंदन के कोर्ट में ले जाएं, अमेरिका के कोर्ट में लेके जाएं उसको, कि भाई करप्शन की है इसने, क्यों नहीं, जी सब कोर्ट खुला हुआ है यहाँ पे। अब जी मसला ये है कि सारी चीज़ों से हमें पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान है, उसका कोई नहीं सोच रहा। अभी इनको जो है ना जमहूरियत याद आ रही है। इनसे ये पूछें कि आपने बेसिक जितने भी सियासतदान हैं उनसे, और जो जर्नल उनको सपोर्ट करते रहे उनसे ये पूछें कि आपने पब्लिक को क्या रिलीफ दिया आज तक, जी पब्लिक वह को क्या दिया बदकिस्मती है। है पाकिस्तान के कि सियासतदानों को हमेशा सियासत से उतरते ही, इक्तदार से फारिग होते ही इनको अवाम का दर्द जाग उठता है। जब तक ये इक्तदार में रहते हैं उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमने दोबारा भी अवाम के पास जाना है। अब सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है कल से इस तकरीरों के बारे में। जी इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम सर। आपको बड़ी खुशी हुई आपको अमेरिका से देखकर। अक्सर आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे पहले देखा, और आज आपने जो लब कुशाई फरमाई उसमें बात चीज़ें इतनी अच्छी थी कि यकीन करें कि दिल की गहराइयों से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इतने मुख्तसर वक्त में इतने खूबसूरत तरीके से बात फरमाई। इशू क्या चल रहा है? हमारे जो लाखों व्यूअर्स हैं, जो हमें हमारा पिछला प्रोग्राम जिसने रिकॉर्ड तोड़े और सबसे ज्यादा व्यू किया गया और सबसे ज्यादा शेयर किया गया, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने इनबॉक्स के अंदर हमें बहुत सारे सवालात पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह जब का मैंने लंदन तहलका ज्वाइन किया है और यहाँ पे तजिया देना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी प्रेडिक्शन, सियासी प्रेडिक्शन गलत साबित नहीं हुई, जिसमें मुझे बहुत फख्र है। हुआ क्या, कल लोगों ने देखा, ना बीमार ना लाचार, देखा कि कितने मकार हैं मियां साहब। यानी लोगों को अपनी आंखों पे देख के यकीन आ गया कि ना बीमारी ना लाचारी, मकारियत की एक खूबसूरत मिसाल कल मियां साहब ने कायम की। और मुझे वो उनका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुझे उनका वो एजेंडा याद आ गया कि खाल बचाओ, माल बचाओ या आल बचाओ। जहां लोगों का ये मंशूर हो और वहां पे वो अवाम को उसी तरह यूज करते हैं जैसे इन्होंने माजी में किया था। मगर अब बदकिस्मती देखें, नून लीग या पीपल्स पार्टी या उनके लाइक माइंडेड जो सियासतदान है, उस ग्रुप के या उस लाइक माइंडेड जेन की जो अक्कासी कर रहे हैं वो सियासतदान, अब वो बहुत पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो लोगों को यूं महसूस हो रहा है पिछले 2-3 साल के अंदर दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आम पाकिस्तानी भी बहुत आगे निकल गया है। जी इससे इनको हर गुजरते दिन के साथ नुकसान हो रहा है। पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने जो तकारीर की, उसकी मिसाल यूं थी कि जैसे जेल के अंदर जब नमाज अदा की जाती है तो जो कातिल होता है वो अजान देता है, जो चोर होते हैं वो जो छोटे चोर होते हैं वो मौजन का रोल अदा करते हैं, और जो नमाजी होते हैं वो कातिल होते हैं।
यानी कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई किस्सा यही इन्हीं लफ्जों के अंदर मैं बयान करूंगा। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात होकर, और पीपल्स पार्टी तो खैर बड़ी होकर तो छोटी हो चुकी, नून लीग अब तेजी के साथ बड़े से छोटे होने की श्रिंकिंग प्रोसेस से गुजर रही है। यानी दुख देखें, बदकिस्मती देखें कि मियां साहब बोले तो बोले भी तो क्या बोले, वो जैसे कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, उन्होंने तो वो मिसाल दोहरा दी कल। इनकी दो तकारीर लिखी गई थी, इनको क्योंकि पर्चियों से ही पढ़ना था, पर्चियां जब दिन को मिली तो इन्होंने दो तरह की तकारीर तैयार की। एक तकरीर और थी, जो कल उन्होंने पढ़ी वो तकरीर जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये वो तकरीर थी जो मोहतरमा मरियम साहिबा की के राइट हैंड और हम ख्याल ग्रुप ने लिख के भेजी थी अपने प्यारे पापा को कि मेरे प्यारे पापा आपने ये पढ़ना है। यानी ये वो बदकिस्मती है इस ग्रुप की कि आपने कल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा होगा कि शहबाज साहब इस तरह बैठे हुए थे जैसे वो एक होता है कि खोए खोए क्यों हो जरूर कोई बात है। वो बेचारे अपने आप को बिल्कुल अनफिट फील कर रहे थे, क्योंकि जो शहबाज साहब की सियासत है नून लीग के अंदर, और आप इस बात का मैं आपको एक एविडेंस देता हूं कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को कहना पड़ा, नाम लेकर कहना पड़ा कि शहबाज शरीफ साहब आप सुने। उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको अपने छोटे भाई के चेहरे से बेजारी के असरात, और उस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको जब बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ये फरमाने वाले हैं तो वो नाखुश हुए। मगर मोहतरमा की मुस्कुराहटें देखें और उनकी खुशी देखें, क्योंकि इंटों से इंटों वाली सियासत में तो मोहतरमा और उनके वाले साहब बहुत मशहूर है। इस सारी सियासत का देखें कि आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत केयरफुली तरीके से अपने पत्ते खेले। उन्होंने बिलावल को आगे किया, बिलावल से बात करवाई, खुद तकरीर में सिर्फ अपनी मजलूमियत जाहिर की कि शायद अब मैं पकड़ा जाऊं। उससे तकरीर से पहले भी और तकरीर के बाद भी उन्होंने मुकम्मल मैसेजेस भेजे आला हुकाम को और वजीर आजम हाउस को कि सर मैं हाजिर हूं, तन मन धन से मुझे बताएं कि मेरा जुर्माना कितना है। मैं जेल में बुढ़ापे में नहीं जाना चाहता, मुझे जुर्माना बताएं और मैं खामोश हूं। मगर क्योंकि पार्टी सियासत करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लाइफ में आता है जहां एक सियासी जमात को अपने आप को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कल जो जितनी बातें की, अब आम आदमी भी उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि सर 40 साल क्या आप पाकिस्तान में वजीर आजम रहे, या पाकिस्तान में हुकूमत करते थे, या मरीख में हुकूमत कर रहे थे? ना आपको फौज नजर आई, ना अदारे यानी अदलिया नजर आई। ये कहाँ थे जब इमरान खान शोर डालता था कि भाई अदारों को मजबूत करो, आपने नहीं होने दिया। जैसे सर ने फरमाया कि भाई एनआरओ की मसाके जमहूरियत, वो मजाक जमहूरियत रहा, उसके अंदर भी कोई इदारे ठीक नहीं किए गए। हाँ, इन्होंने काम क्या किया, अपनी बारी में आके अपने पसंद के जजेस लगाए, अपने पसंद के आर्मी चीफ लगाए। नून लीग का मसला क्या है कि जो इनके आगे बोले वो इनको नापसंद हो जाता है। इनकी हाँ में हाँ मनाने वाला बंदा वो तरक्की करता है। अब वो वक्त नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। इन्होंने बरतानिया में बैठ के अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए जो तकरीर की और मरियम की ख्वाहिश पूरी की कि ईंट से ईंट बजाएं, इन्होंने वो डॉन लीग्स का जिक्र किया। वो अल्लाह अल्लाह के नेक बंदो, वजीर आजम थे जब आप डॉन लीग का वाकया हुआ, आपने अपने ही वुजरा क्यों सैक किए? आप वजीर आजम थे, आपने डॉन लीग की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने वुजरा पे डाली। वो परवेज रशीद और गालबन शायद मुशाहिदुल्लाह खान थे उस वक्त, उनको क्यों सैक किया? उसके बाद फिर आपने परवेज रशीद, जी जी, पर्दे के पीछे आपने क्यों बाजवा साहब से कहा कि खुदारा तुम्हारी भी बेटियां होंगी, मेरी मरियम को माफ कर दो? भाई जब और अपने अपने शुगर मिलों के अंदर आपने भारतीय एजेंट बुलाए, उनको वीजे दिए, उनको खिलाफे कानून वीजे दिए। उसके बाद कभी भी आप किसी भारतीय एजेंट के खिलाफ नहीं बोले, और कभी कश्मीर के ऊपर भी दो टोक पॉलिसी नहीं अपनाई। गद्दारे वतनी की जब बदबू या आपके कारनामे जो सुनहरी हरूफ में लिखे जा रहे हैं, उनके अंदर जब आप इतने आगे चले जाते हैं तो फिर यही कुछ होता है। अब आपकी कोशिश क्या है कि लाएअमल तो ये था, इनको आखिरी लम्हे तक यकीन था कि वजीर आजम इमरान खान इजाजत नहीं देंगे।
वजीर आजम हाउस के अंदर भी, क्योंकि नून लीग के कुछ प्लांटेड बंदे हैं जिनको कई दफा वजीर आजम हाउस को अलर्ट भी किया गया है इस चीज के ऊपर, उन्होंने भी इनका, क्योंकि आपको पता है ये एक माफिया है, जो ये माफिया टोला है जो करप्शन के ऊपर है, उस माफिया करप्शन के टोले ने वजीर आजम को मैसेज भेजे कि सर इनकी तकरीर नशर ना होने दें। जब ये सारी बातें होती रही, वजीर आजम आराम से सुनते रहे। फिर उन्होंने फैसला फरमाया कि इनकी मुकम्मल तकरीर नशर की जाएगी, बिल्कुल नहीं काटी जाएगी, और ना ही किसी मुल्क के हिस्से में बिजली बंद की जाएगी। अब इनको इतनी शर्मिंदगी है कि, क्योंकि देखें हर लेवल पे पाकिस्तान के अंदर सियासत होती है, जिसको लो लेवल कहते हैं, जिसमें अनएजुकेटेड पीपल शामिल है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अनपढ़ों की तादाद ज्यादा है, और स्पेशली जिसको पीटीआई वाले पटवारी लेवल कहते हैं। कल उस पटवारी लेवल के ऊपर भी पंजाब में बड़ी बहस हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। गली मोहल्ले में यह सियासत थी कि देखा इमरान खान साडे मियां साहब की तकरीर नशर नहीं होने देगा। ठीक है, जब नशर हुई उनकी, क्योंकि एजेंसियां हर तरफ काम करती हैं, जब उनकी नशर से पहले वजीर आजम ने एक बहुत बड़ा सियासी फैसला उठाया। उन्होंने ये फैसला किया कि इनकी तकरीर को ऑन एयर करने दिया जाए, इनको जमहूरियत का यही हुस्न है और जमहूरियत को फैलने देते हैं, कोई बात नहीं, इनको करने दे जो करते हैं। उन्होंने वही किया। जब क्योंकि लास्ट तकरीर में मिनट में नून लीग और बाजवे का मसला क्या था, ये जो इसको दोहराया गया और उछाला गया, क्या लगता है आपको कि इसमें उनकी करप्शन है कोई? क्या देखते हैं आप? सर देखें, करप्शन की बात नहीं है, इशू क्या है? आप किसी बंदे के खिलाफ हो जाएं, जैसे खुद आज नून लीग मान रही है कि हमने जरदारी साहब के बारे में जो मिस्टर 10% मशहूर किया, हम उस पे शर्मिंदा हैं। वो क्यों किया? कि उन हालात और वाकयात में इनको सूट करता था। मीडिया में अपने लिफाफा सहाफियों को नवाजा गया, एक 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 हवा क्रिएट की तो गई ये है और कि उनको इकबाल साहब सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने वाले एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और फिर कल ये भी मंजर देखने में आया कि मैं अपने इस्तीफे आपको देता हूं, वो कहते मैं इस्तीफे आपको देता हूं, सारे मौलाना के पास जाएं। मौलाना बेचारे खुद इस वक्त जो है वो मौलाना रहमान जी। और रिवाज शरीफ की नाराजगी और अलहदगी के क्या असबाब हैं? सर मुझे जरा बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे आपने सवाल पूछे। थोड़ा सा आप इजाजत दें, मैं इन चीजों को जरा लिंक करके आपकी खिदमत में एक्सप्लेन कर सकूं। जी जी। ग्रास रूट लेवल के ऊपर कल इनके सपोर्टर पंजाब के अंदर बहुत जलील हुए जब इनकी तकरीर नशर हुई, और इस तकरीर के अंदर मियां साहब ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिसको सुनने के बाद जो आम आदमी था, जो गरीब आदमी, जो रेडी लगाने वाला था, क्योंकि तकरीर उर्दू में थी, पर्चियों में लिखी हुई थी, उस पर्ची के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी जिससे ये पता चल सके कि ये इंसान जो आज तकरीर कर रहा है ये मुहिब्बुल वतन है और ये पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। वो तो यूं लग रहा था जैसे एक वक्त में कराची से एक अहम शख्सियत तकरीर किया करती थी। तो मियां साहब ने तो अपनी अपनी इज्जत में यानी मजीद इजाफा किया अपनी जिल्लत के अंदर, कि आज उनको सोशल मीडिया पे जो खिताबात दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टी पढ़े लिखों की तादाद कम है और जो हुकूमत की पार्टी है पीटीआई, उसमें उनकी क्योंकि पढ़े लिखों की तादाद ज्यादा है, अब उनको उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है, जिसका तोड़ के लिए अब ओवरसीज के अंदर भी मीडिया ग्रुप बनाए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, ताकि इसको काउंटर अटैक किया जाए। ये तो बात हो गई कल की तकरीर की। बाकी रहा आपका सवाल ये, यानी जो बाजवा सी पैक के हैं ये उनके खिलाफ क्यों है? अचानक ये किसी एक मिलिट्री जनरल के खिलाफ जब मियां साहब का तोप का रुख होता है, तो उसके पीछे आपको जाके काम करना चाहिए कि बिहाइंड द सीन रीजन क्या है। ये वही बाजवा साहब हैं जब वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम इमरान खान जब ये यानी अपोजिशन में थे और सिर्फ उनकी हुकूमत के अंदर थी, तो वो बार बार पूछते थे कि जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब, नवाज शरीफ साहब बताएं कि सी पैक के रूट्स क्या हैं, सी पैक के अंदर किन किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, सी पैक की रोड्स कहां से गुजरेंगी। तो जनाब मोहतरम आसिफ इकबाल साहब अक्सर टीवी पे फरमाते थे, हम आपको क्यों बताएंगे रूट्स क्या है, अभी हम फाइनल कर रहे हैं और हम उस वक्त बताएंगे जब हम फाइनल कर लेंगे कि भाई। और जैसे जैसे उनको पूछा जाता था अपना खाकान अब्बासी साहब को कि भाई वो एलएनजी के ऊपर आपने क्या रेट तय किए, तो वो क्या फरमाते थे कि ये खुफिया मुआहदे हैं। भाई एलएनजी तुम्हारे बाप की है, एलएनजी तुम्हारे घर की है कि जो तुम बात करते थे कि खुफिया मुआहदे हैं?
KPK के अंदर जो रोडें तुमने गुजारनी थी, क्या तुम्हारे बाप के कब्र पे जानी थी, जो आप लोगों ने उस वक्त रोडों के मैप नहीं बताए? आसिम जो बाजवा साहब है, जो CPAC जिनको इंचार्ज बनाया गया है, ये वो ही है जिनके पास इन सब के करप्शन के केसेस हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने CPAC का जो रूट गुजारना था, अपने दौर के अंदर बहुत सारी बड़ी कंपनीज को इन्होंने अलॉटमेंट दी कि हम यहां से सड़क गुजारेंगे। औने पौने दामों इन्होंने खुद जमीन खरीद के उनको महंगे दामों बेची, क्योंकि ये हुकूमत में थे, इनका तो यही काम है। और इन्होंने यही काम करते हुए जो उनकी फंडिंग थी वो गैर मुल्की अकाउंट्स में ली। अब उनकी सारी डिटेल क्योंकि इनके पास है, इसलिए जो ये बाजवा साहब हैं, इन पे CPAC वाले, ये इनको टारगेट बनाया गया कि इनको बदनाम किया जाए, या खुद रिजाइन कर दें या पीछे हट जाएं। अब याद होगा शाह साहब, आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि जनरल पाशा को लाया जा रहा है नैब का चेयरमैन बनाने के लिए। याद है उस वक्त ये कितना शोर डालते थे जब मैंने ये आपको खबर ब्रेक की थी, और उसके बाद हमारे दूसरे टीवी चैनल्स ने भी इस खबर को बहुत उठाया। तो फिर वजीर आजम हाउस से क्लैरिफिकेशन आई कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। उस वक्त याद होगा आपको कि ये कितना उछल कूद कर रहे थे कि नैब चेयरमैन को हटाया जाए। जैसे ही जनरल बाजवा का नाम लिया गया, इनको सांप सूंघ गया, और इन्होंने उसी वक्त इस बात, और वो दिन और आज का दिन, दोबारा इन्होंने ये नहीं कहा कि नैब का चेयरमैन तब्दील करें। हाँ, अब ये जरूर कहते हैं कि नैब का डिपार्टमेंट खत्म कर दें, सारा कुछ कर दें, हम हुकूमत के साथ हैं। यानी कल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब से पहले तक अपोजिशन का एक ही मुतालबा था कि आप हमारे नैब केसेस खत्म कर दें, हम तन मन धन से आपके साथ, ना हमारा एहतसाब ना करें, बाकी जो मर्जी करें। यानी वो क्यों हुकूमत गिराना, इमरान खान की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते या वजीर आजम को हटाना नहीं चाहते, कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो फिर भी हमारे साथ फेयर चल रहा है, शायद कोई आगे वाला आए तो हमारे साथ वही सलूक करे जैसे हम हुकूमत में आके अपोजिशन के साथ करते थे। याद रहे कि जब वजीर आजम इमरान खान जब ये बड़े बड़े जलसे करते थे तो पंजाब में लाइट चली जाती थी। पंजाब में एन उस वक्त जब वजीर आजम इमरान खान स्पीच के लिए डाइस पे आते थे तो जी पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग कर दी जाती थी। कल कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो ये वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब आवाम के सामने एक्सपोज हुई। अब उसके बाद इनकी मुहिबल वतनी चैलेंज हुई। आज पंजाब के अंदर हर घर में या हर जगह ये जिक्र हो रहा था कि यार ये नवाज शरीफ साहब के दिमाग को असर हो गया है, ये किस किस्म की बैकी बातें कर रहे हैं। और जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये बातें कर रहे थे कि यार डॉन लीग्स में तुम्हारी बेटी इन्वॉल्व थी, तुमने अपने वुजरा सैक किए, तुमने अपने ही बंदों को फारिग किया, अपने बंदों को इल्जाम लगाया, पसे पर्दा तुमने माफी मांगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और अब ये जो CPAC के बाजवा साहब है, यानी लाजमी बात है कि वो क्योंकि अभी बोलते नहीं, क्योंकि उनका ये रोल नहीं है। सियासतदान के लिए ये रोल, सियासतदान तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, जैसे उसके मुंह से लॉलीपॉप निकलता है या दूध का फीडर निकलता है, वो ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से लॉलीपॉप निकल आता है भाई। अच्छा, दूसरी आपने एक बहुत खूबसूरत बात फरमाई शाह साहब अभी आपने, कि जी इस्तीफों की सियासत, कि भाई आप मुझे इस्तीफे जमा करवा दें, मैं आपको इस्तीफे। भाई जो कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मोअज़्ज़ीन शहर, मोअज़्ज़ीन क्या उन्हें कहते हैं, पार्टी नहायत इज्जत और एहतराम के रखने वाले इन शख्सियात बैठी थी, उन सब में एक चीज कॉमन थी, करप्ट होने के अलावा उनका एक दूसरे के ऊपर एक सेकंड का ट्रस्ट नहीं था सर। और उसकी देखे कि फजलुर रहमान जैसे अजीम लीडर जिसकी सारी कोशिशों की वजह से जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, उस बेचारे की और डायरेक्ट टीवी के आगे बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई। और उसको प्यार से कौन समझा रही है? श्री रहमान समझा रही हैं कि कोई बात नहीं बेबी, चुप कर, जो कोई बात नहीं, तुम्हारी स्पीच नहीं आई, फिर कभी सही। यानी और ये इस्तीफे क्यों नहीं देते? क्योंकि इससे पीपल्स पार्टी तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, नून लीग में इतना पानी नहीं। मैं पंजाबी के इसलिए आ रहा हूं कि इनके आम वोटर उनको भी समझ आ जाए, नून लीग में पानी नहीं, वो ये इस्तीफों की सियासत नहीं कर सकते। क्यों? इन्होंने इस्तीफे दिए तो आगे इमरान खान है जिसका नाम है शेर का शिकारी, वो इस्तीफे इससे पहले आप दे, उससे दोबारा पूछना भी नहीं, उसने फौरन एक्सेप्ट करने हैं और बाय इलेक्शन करा देने हैं। खुद इनकी पार्टी के अंदर ये बात पाई गई
जिनका डायरेक्ट राब्ता है वजीर आजम इमरान खान से भी और एजेंसियों से भी, कि सर ये किस तरह 10 वोटों वाली मेजॉरिटी एक पार्टी रखने वाली किस तरह सारे बिल पास करवा लेती है, किस तरह वो सारी अमेंडमेंट से करा लेती है। 37 बंदे नून लीग के पिछली वोटिंग के अंदर गैर हाजिर हुए। क्या नून लीग की गैरत जागी? नून लीग बगैरती का दूसरा नाम बनता जा रहा है। भाईजान, जो इंसान करप्ट नहीं होता, जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान महिबल वतन होता है, इज्जत और वकार उसका होता है। आप अपनी पार्टी को इस गटर लेवल पे ले आएंगे कि 2 साल के वजीर आजम की इमरान खान की हुकूमत के दौरान आप यही भूल जाएंगे कि आप कुर्सी से दूर हुए अभी 2 साल हुए हैं तो आपकी अकल मत मारी गई है। यानी यार, आप इतने वजीर आजम इमरान खान इतनी प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस किस की मुलाकात हुई है क्या? बहुत अच्छा। ओ हो शाह साहब, क्या आप भी पता नहीं कैसे कैसे सवाल ढूंढ के लाते हैं। सर, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई ISI के चीफ की और आर्मी चीफ की। 1 घंटे से जायद मुलाकात हुई, जिसका एलामिया क्या दिया जाएगा वो मैं भी बता देता हूं कि मुल्क की हालात के ऊपर और CPEC के ऊपर बात हुई। भाई वो तो उठते उठते वो बात तो एक मीडिया के लिए, जी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। बात क्या हुई कि फौज को सियासत से दूर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि चाइना, इंडिया और रशिया ने जो इंडिया को मोदी साहब ने जो रशिया का दौरा कैंसिल किया है, उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, वो बात हुई। तीसरी बात यह हुई कि ईरान पाकिस्तान को सऊदीया से ज्यादा कम कीमत पे तेल ऑफर करने जा रहा है, जिसके ऊपर सऊदीया के ऊपर प्रेशर आएगा कि देखे जब कौमें खुद पांव पे खड़ी होती हैं। ये बिल्कुल जैसे हमारे जो अमेरिका से तजिया निगार हैं, ये माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, और एक बिजनेसमैन सबसे एक चीज अच्छी तरह जानता है कि जब वो खुद बड़ा होता है, जब उसकी जेब में परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो वो और तरीके से अपने सप्लायर के साथ बात करता है। जो बिजनेसमैन जिसकी जेब में पैसा भी ना हो, उसके आउटलेट कम हो, उसकी सेल कम हो, उसको दुनिया भुक्कत की नजर से नहीं देखती, उसको बैंक भी इज्जत की नजर से नहीं देखता। ये वो चीज अब पाकिस्तान, क्योंकि अपनी बार्गेनिंग, अपनी पहली दफा तो सफारती मुहाज पे हमें कामयाबी हो रही है। और आप अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब ये वजीर आजम की जो तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में होने जा रही है, इसका सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है? यानी आप लोग जरा अंदाजा करें कि किस किस्म की, और जो हाँ, और इजलास के अंदर ये बात भी तय हुई कि मुल्क के अंदर एक नया फिरके वाराना लहर दोबारा आने वाली है। हसास अदारों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो वक्त के वजीर आजम के साथ शेयर की जाती है, उसकी गाइडलाइन ली जाती है, उसको पूरा अपडेट किया जाता है और उसको पूरा ब्रीफिंग दी जाती है कि हमारा फौज का, ISI का क्या किरदार होगा और आप और वजीर आजम का क्या किरदार होगा। ये सारी बातें हुई। फिरका वारियत के ऊपर कुछ मुल्क बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे हमारे मुल्क को नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई। और एक और सबसे अहम बात जो इस चीज के अंदर की गई कि जो सियासी इल्जामात मीडिया पे अभी किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत ही, मैंने पिछले प्रोग्रामों 2 प्रोग्रामों में मैं मसलसल कह रहा हूं, इस सारी चीज का फायदा जरदारी साहब उठा रहे हैं और एक बहुत अच्छी मैं पैकेज नहीं कहूंगा ना डील कहूंगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी सुरखरू होकर ना भी निकले तो फ्लाइंग कलर के साथ मुझे निकलती नजर आ रही है। और शर्म आएगी शहबाज शरीफ साहब को और मरियम को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल फंस गए। वो ये इस्तीफों की सियासत के ऊपर भी वो भी नाकाम, फजलुर रहमान साहब भी नाराज, नवाज शरीफ साहब ने ईंट से ईंट बजा के जो काम किया। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। नून लीग के अंदर कुछ अहम तरीन शख्सियात जो लंदन में बैठी हैं, अब वो खुल के सियासी पनाह लंदन में मांगने जा रहे हैं। मैं यही कहने वाला था कि क्या नवाज शरीफ जो है सियासी पनाह, कल की तकरीर के बाद आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासी पनाह ले लेंगे? मुमकिन है सर, सबसे बेहतर ऑप्शन, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी UK में पहुंच चुके हैं। ये वो तो नहीं क्या है, क्योंकि नहीं किया, ईमेल की गई है, वो भी नहीं ले रहे। नहीं सर, वो मेरी बात सुने। मैंने आज बहुत से वकला से बात की। होता क्या है,
जब आप देखें वो मकारी, और फिर वही बात आ जाती है कि जब आप बीमारी का बहाना करके निकले थे तो आप अब माशाल्लाह तंदुरुस्त है, हर जगह लंदन में आराम से फिरते हैं। तो सर ये ईमेलें या जब आपको हाथ में ना भी दिए जाएं, आपके घर पहुंचा दिए जाए, एक टाइम फ्रेम रखा जाता है कि भाई ये आप यहाँ पे हैं। और वो भी देखें, जब बरतानिया की एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी तो यकीन करें कि मियाँ साहब चूम के लेंगे इन 12 गिरफ्तारी को। मियाँ, मैंने आपको कहा ना कि नून लीग में वो पानी नहीं कि जो सड़क सर उठा के चले। सर उठा के चलने के लिए इंसान को पहले गैरतमंद, ईमानदार और मुहिब्बुल वतन होना पड़ता है। कल की तकरीर के बाद आप मुझे बताएं, क्या अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कल आपने जब तकरीर सुनी तो क्या आपको ये तासुर मिला कि एक मुहिब्बुल वतन इंसान की तकरीर है? क्या आपको ये तासुर मिला कि एक मुहिब्बुल वतन शख्स है जो 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है? और ये उस शख्स की मैं तकरीर सुन रहा हूं जिसके दिल में पाकिस्तान का या गरीब आवाम का दर्द है। रोया तो किस बात पे रोया? भाई तुमने इतनी हुकूमतों के अंदर अगर एक भी कानून बनाया होता या खुद ही नैब खत्म किया होता तो तुम्हें आज ये दिन देखने ना पड़ते। इससे अब ये देखें, इसीलिए तो वो नून लीग इस्तीफे नहीं दे रही। नवाज शरीफ साहब सबसे अच्छा ट्रम्प का पत्ता, जो इनके करीबी एडवाइजर हैं। एक्चुअली बदकिस्मती क्या होती है कि जब जहाज डूबता है तो बहुत सारे लोग पहले निकलते हैं। मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जी इनमें जब मियां साहब ने कल तकरीर की, इसका फायदा उन चंद साथियों को होगा जो लंदन में उनके साथ मौजूद हैं। वो अपने अपना केस असाइलम के लिए अप्लाई कर देंगे, फंसेंगे पीछे मियां साहब ही। और अब उनकी बेटी का आना जाना, ये नहीं, अब पैसे अभी अभी इन्होंने जो एक किस्त अभी इन्होंने जमा करवानी थी वो नहीं करवाई। ना ही स्टेट बैंक में पैसे अचानक बढ़े हैं, ना ही कोई बेनामी अकाउंट पकड़ा गया है। हाँ, एक इशारा हुकूमत ने हल्का सा दिया है। वजीर आजम ने एक प्यार से, जिसे कहते हैं छोटा बच्चा एक हल्का सा पत्थर मारता है, उसने उन्होंने ये मारा है कि जनाब मोहतरम उनका क्या नाम है, सुलेमान शहबाज साहब, उनके एक मुलाजम है मकसूद साहब, 2.3 के करीब जो है वो पैसा उनके मुलाजम के अकाउंट में पकड़ा गया है। तो ये, या सर आप लंदन तहलका की पिछली वीडियो उठा के देख ले कि मैंने 3 वीडियो पहले गालबन कहा था कि बहुत जल्द एक मुलाजम के बेनामी अकाउंट में से पैसे निकलेंगे, और वो पैसे सामने आ रहे हैं। जी, थैंक यू इकबाल साहब। आदिल साहब, आप बताएं कि कल की तकरीर के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में अमेरिका में क्या महसूस किया और वहां लोगों का जो है वो क्या रद्द अमल है? आप बताएं, अमेरिका की सूरत हाल कैसी है? जी अंसारी साहब, मैंने आपसे सवाल किया है। जी, गालबन उनको मैं आवाज नहीं जा रही। कल की जो तकरीर नवाज शरीफ की आप पूछ जी रहे जी हैं, जी उसके जी। मुतालिक आप कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी आवाज सही नहीं आ कल की नवाज शरीफ की जो तकरीर हुई है तो उसका रद्द अमल ओवरसीज पाकिस्तानियों का यूएसए में, अमेरिका में क्या पाया जाता है? लोग क्या सोच रहे हैं? फारूक साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मेरे पास। जी अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, सर को आवाज सही नहीं जा रही गालबन, कि कल 53 मिनट्स और 9 सेकंड की नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई। इस तकरीर के दौरान उन्होंने एक दफा भी ये जिक्र नहीं किया कि मेरे मेरे जो रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरी जो वाइफ पाकिस्तान में दफन है, मेरी जो बेटी पाकिस्तान के अंदर है वो, और ना ही अपने किसी प्यारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली का जिक्र किया कि भाई मैं उनको बड़ा मिस कर रहा हूं। ना ही उन्होंने ये मिस किया कि पाकिस्तान में जो ये फिरका वारियत है इसको किस तरह रोका जा सकता है। यानी कोई एक मुस्बत बात उन्होंने नहीं की जिससे ये लगता कि उनका कोई विजन है, जिससे ये लगता कि उनका कोई वे फॉरवर्ड है, जिससे ये लगता कि वो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। तो इकबाल वो साहब, हजरात, अंसारी साहब, लास्ट मिनट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अमेरिका में नवाज शरीफ की तकरीर का क्या रद्द अमल है? अमेरिका में की जो कम्युनिटी है वो तो आपको पता है, पाकिस्तानी ज्यादा जो है वो इतने इन्वॉल्व हैं कि पॉलिटिक्स में वो तो रहते हैं। और जो मेजोरिटी है यहाँ अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी, वो पढ़ी लिखी है और पता है कि ये पिछले 40 साल तो हो रहा है पाकिस्तान में जो फेक डेमोक्रेसी है
उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। और जो भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ में है, अमेरिका के साथ यूरोप में भी, हमारा जो इंटरेस्ट है वो उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से है जो यहाँ मुल्क में पैसे भेजते हैं, और वो ज़्यादा उनको अवेयरनेस है। और जो भी गैर दायरे में बैठे हुए पाकिस्तानी, उनकी ज़्यादा वो लगन है, पाकिस्तान से वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं ओके, है कि थैंक यू इकबाल साहब और कोई थैंक गद्दारी यू का आदिल सर्टिफिकेट साहब, दे दे। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक हम अपने दोस्तों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह जरूर आपसे अगली मुलाकात तक दोबारा चाहेंगे कि एक मुलाकात आपसे फिर दोबारा होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और मैं पूरी दुनिया भर में जितने मेरे दोस्त और मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपने लंदन तहलका के पेज पर और हमारे अकाउंट में उसको वॉच करें, हमारी फिल्में जो है वो शेयर करें और हमें अपनी तजावीज़ जो है वो दें। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे, आप और सबका हमारा अल्लाह हाफिज।